बेताल 25वीं छठी कहानी। कई प्रयासों के बाद राजा विक्रमादित्य ने एक बार फिर बेताल को पकड़ लिया। वह उसे जब योगी के पास ले जाने लगे तो बेताल ने नई कहानी शुरू कर दी। बेताल ने नई कहानी सुनाते हुए कहा, एक समय की बात है, धर्मपुर नाम के नगर में गंधर्वसेन नाम का युवक रहता था। गंधर्वसेन की कदकाठी बहुत आकर्षक थी। यही कारण था कि कई लड़कियां उससे विवाह करना चाहती थी, लेकिन गंधर्वसेन को उनमें से एक भी लड़की पसंद नहीं थी। ब्राह्मण पुत्र गंधर्वसेन जब अपने घोड़े पर सवार होकर नगर में निकलता था तो सारी लड़कियां उसे देखती रह जाती। गंधर्वसेन किसी की तरफ नहीं देखता और तेज गति से नगर को पार करके रोजाना एक मंदिर की ओर निकल जाता था। यह मंदिर काली देवी का मंदिर था। गंधर्वसेन काली माँ का बहुत बड़ा भक्त था। वो हर दिन माँ काली की पूजा किया करता था। एक दिन जब वो मंदिर से लौट रहा था तो उसने नदी के किनारे एक धोबी की लड़की को कपड़े धोते हुए देखा। वह लड़की गंधर्वसेन को बहुत सुंदर लगी। गंधर्वसेन को उस लड़की से प्यार हो गया और वो दिन रात उसी के बारे में सोचने लगा। उसे लड़की से बात करने का कोई रास्ता नहीं सूझता। एक दिन उसने काली माँ के मंदिर में पूजा करते हुए ये प्रतिज्ञा ली कि अगर वो लड़की उसकी हो गई तो वो काली माँ के चरणों में अपना शीश चढ़ा देगा। गंधर्वसेन खाना पीना भूल चुका था। वो दिन रात उसी लड़की के बारे में सोचता रहता। इसका परिणाम ये हुआ कि गंधर्वसेन बीमार हो गया। गंधर्वसेन की बीमारी की खबर सुनकर उसका सबसे अच्छा मित्र देवदत्त उससे मिलने आया। अपने परम मित्र को बिस्तर पर पड़ा देख देवदत्त ने उसकी उदासी का कारण पूछा। गंधर्वसेन ने देवदत्त को अपना हाल सुनाया और बोला कि उस लड़की से अगर मेरा विवाह नहीं हुआ तो मैं मर जाऊंगा। देवदत्त अपने मित्र से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने लड़की को ढूंढने की ठानी। देवदत्त उस लड़की को खोजने में सफल हुआ। देवदत्त ने उस लड़की के पिता से कहा कि अपनी बेटी की शादी गंधर्वसेन से कर दें। लड़की के पिता ने सारी स्थिति का जायजा लिया और अपनी बेटी का विवाह गंधर्वसेन से करा दिया। शादी को 5 दिन बीत गए और गंधर्वसेन उस प्रतिज्ञा को भूल चुका था जो उसने काली मंदिर में ली थी। एक दिन सपने में गंधर्वसेन को अपनी छाया दिखाई देती है। उसकी छाया उसे वो प्रतिज्ञा याद दिलाती है और कहती है कि अगर तुम ये प्रतिज्ञा पूरी नहीं करोगे तो स्वार्थी कहे जाओगे। अगले दिन गंधर्वसेन को अपनी गलती का एहसास होता है और वो काली मंदिर में अपनी बलि देने के लिए तैयार हो जाता है। वो अपने मित्र देवदत्त को बुलाता है और उससे कहता है कि मैं, तुम और तुम्हारी भाभी मंदिर चलते हैं। मैं मंदिर में अंदर पूजा करूंगा और तुम बाहर अपनी भाभी का ध्यान रखना। देवदत्त मंदिर चलने को तैयार हो जाता है। दोनों दोस्त उस लड़की के साथ मंदिर पहुंचते हैं। गंधर्वसेन मंदिर के अंदर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने चला जाता है। देवदत्त और गंधर्वसेन की पत्नी बाहर उसकी प्रतीक्षा करते हैं। बहुत समय तक जब गंधर्वसेन बाहर नहीं आता तो देवदत्त मंदिर के अंदर चला जाता है। देवदत्त अंदर जाकर देखता है कि गंधर्वसेन ने अपनी तलवार से अपना सिर काटकर काली माँ को बलि चढ़ा दिया है।
यह देखकर देवदत्त घबरा जाता है। देवदत्त सोचता है कि कोई भी व्यक्ति यह यकीन नहीं करेगा कि गंधर्वसेन ने अपनी हत्या खुद की है। सब ये सोचेंगे कि देवदत्त ने अपने मित्र को मारा है ताकि वो उसकी पत्नी से विवाह कर सके। इस आरोप से बचने के लिए देवदत्त ने गंधर्वसेन की तलवार से अपना सिर भी काट लिया। थोड़े समय बाद गंधर्वसेन की पत्नी अपने पति और उसके मित्र देवदत्त को खोजने मंदिर आई। वहां दोनों मित्रों की लाश देखकर वो डर गई। उसने सोचा कि लोग उन दोनों की हत्या का आरोप मेरे ऊपर लगाएंगे। इस लांछन से अच्छा है कि मैं भी मर जाऊं। जैसे ही उस लड़की ने अपना सिर काटने के लिए तलवार उठाई, वैसे ही वहां माँ काली प्रकट हुई। माँ काली ने कहा, पुत्री मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, बोलो क्या वरदान मांगती हो। लड़की ने कहा, आप इन दोनों को जीवित कर दीजिए। काली माँ बोली, तुम इन दोनों के सिर इनके धड़ों पर रखोगी तो ये जीवित हो जाएंगे। लड़की ने ऐसा ही किया, लेकिन उससे सिर रखने में गलती हो गई। उसने गंधर्वसेन का सिर देवदत्त और देवदत्त का सिर गंधर्वसेन के धड़ पर लगा दिया। दोनों मित्र जीवित होकर उस लड़की के लिए लड़ने लगे। इतनी कहानी सुनाकर बेताल ने विक्रमादित्य से कहा, राजन अब तुम ही बताओ कि उस लड़की का पति कौन है। विक्रमादित्य को जवाब मालूम था। अगर वो चुप रहते तो बेताल उनका सिर धड़ से अलग कर देता। इसलिए विक्रमादित्य बोले, व्यक्ति की पहचान उसके चेहरे से होती है, इसलिए देवदत्त उस लड़की का पति होगा, क्योंकि उसके धड़ पर गंधर्वसेन का मस्तिष्क वाला हिस्सा लगा है। बेताल ने कहा, इस बार भी तुमने सही जवाब दिया है, इसलिए मुझे फिर से उड़ जाना पड़ेगा। इतना बोलकर बेताल फिर से घने जंगल की ओर उड़ गया। राजा विक्रमादित्य फिर से बेताल को ढूंढने के लिए उसके पीछे चल दिए। कई प्रयासों के बाद राजा विक्रमादित्य ने एक बार फिर बेताल को पकड़ लिया। वह उसे जब योगी के पास ले जाने लगे तो बेताल ने नई कहानी शुरू कर दी। बहुत समय पहले की बात है, जब समुद्र किनारे बसे एक नगर ताम्रलिपि पर राजा चंद्रसेन का राज हुआ करता था। राजा से मिलने के लिए हजारों लोग उत्सुक रहते थे। उन्हीं में से एक था नवयुवक सत्वशील। सत्वशील को काम की तलाश थी, इसलिए वो हर दिन राजा चंद्रसेन से मिलने के लिए उनके राजमहल पहुंच जाता। अफसोस, उसे हर बार दरबारी भगा देते थे। ऐसा होते होते बहुत समय गुजर गया, लेकिन लड़के ने हिम्मत नहीं हारी। वो राजमहल के साथ ही हर उस जगह पहुंच जाता जहां राजा की सवारी जाती थी। एक दिन राजा भ्रमण कर अपने सैनिकों के साथ महल की ओर लौट रहे थे। कड़ी धूप होने के कारण राजा को काफी तेज प्यास लगी। सैनिक इधर-उधर पानी ढूंढने लगते हैं, लेकिन कोई भी कामयाब नहीं होता है। तभी राजा अपने मार्ग पर खड़े सत्वशील को देखते हैं। नवयुवक को देख राजा पूछते हैं, क्या तुम्हारे पास पानी है? सत्वशील तुरंत राजा को पानी पिलाता है और साथ ही मीठे फल भी खिलाता है। राजा उससे काफी प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हें कुछ भेंट देना चाहता हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? भूपति चंद्रसेन के सवाल पूछते ही झट से सत्वशील कहता है कि महाराज, मैं लंबे समय से काम की तलाश कर रहा हूँ। अगर आप मुझे कुछ काम दे तो आपकी बहुत कृपा होगी।
इतना सुनते ही राजा तुरंत उसे अपने दरबार में नौकरी दे देते हैं और कहते हैं कि उसके द्वारा पिलाए गए पानी का उपकार वो जीवन भर याद रखेंगे। वक्त बीतता गया और अपनी प्रतिभा की वजह से नवयुवक राजा का बहुत करीबी बन गया। एक दिन भूपति चंद्रसेन सत्वशील से कहते हैं, हमारे नगर ताम्रलिपि में बेरोजगारी काफी बढ़ गई है, इसके लिए हमें कुछ करना चाहिए। इतना सुनते ही नवयुवक कहता है, आप हुक्म कीजिए महाराज। राजा कहते हैं, हमारे पास एक टापू है जो काफी हरा भरा है। अगर वहाँ कुछ खोज की जाए तो काम के कुछ अवसर मिल सकते हैं। इतना सुनते ही सत्वशील जी महाराज कहकर टापू के लिए रवाना हो गया। समुद्र के रास्ते टापू के पास पहुँचते ही सत्वशील को पानी में तैरता हुआ एक झंडा नजर आता है। झंडे को देखते ही वो हिम्मत जुटाकर पानी में कूदता है। पानी में कूदते ही नवयुवक सत्वशील टापू की राजकुमारी के पास पहुंच जाता है, जहां वो अपनी सहेलियों और सेविकाओं के साथ गाना गा रही होती है। राजकुमारी को नवयुवक अपना परिचय देता है। कुछ देर बातचीत करने के बाद राजकुमारी सत्वशील को भोजन का निमंत्रण देती है और खाना खाने से पहले पास के ही एक तालाब में स्नान करने का आग्रह करती है। जैसे ही सत्वशील तालाब में नहाने के लिए उतरता है, वो ताम्रलिपि महल की सभा में पहुंच जाता है। एकदम सभा में सत्वशील को देख राजा चंद्रसेन चकित हो जाते हैं। वह उससे पूछते हैं, अरे तुम यहाँ कैसे? सत्वशील राजा को पूरी घटना के बारे में बता रहा है। सारी बातें जानने के बाद राजा भी उस टापू में जाने का फैसला लेते हैं। वहां पहुंचकर भूपति चंद्रसेन उस टापू पर जीत हासिल कर लेते हैं। ऐसा होते ही राजा चंद्रसेन को राजकुमारी उस टापू का राजा घोषित कर देती है। राजा टापू को जीतने की खुशी में वहां की पूर्व राजकुमारी और सत्वशील की शादी करवा देते हैं। इस तरह राजा चंद्रसेन सत्वशील के पानी के उपकार को चुकाते हैं। इतनी कहानी बताकर बिलाल चुप हो जाता है और विक्रम से पूछता है कि राजा चंद्रसेन और सत्वशील दोनों में से सबसे बलवान कौन था। सवाल सुनते ही विक्रम बोल पड़ता है, सत्वशील ज्यादा शक्तिशाली था। बेताल पूछता है, कैसे? तब विक्रम बताता है कि सत्वशील बिना कुछ सोचे समझे ही टापू के पास झंडा देखकर पानी में कूद जाता है। वहां कूदने पर उसे किसी भी तरह का खतरा हो सकता था, जबकि राजा को पता था कि वहां पानी में कोई खतरा नहीं है। सवाल का जवाब मिलते ही बेताल राजा विक्रम के कंधे से उड़कर वापस घने जंगल में किसी पेड़ पर जाकर बैठ जाता है। कई प्रयासों के बाद राजा विक्रमादित्य ने एक बार फिर बेताल को पकड़ लिया। वह उसे जब योगी के पास ले जाने लगे तो बेताल ने नई कहानी शुरू कर दी। एक बार की बात है, अंगदेश के एक गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी और 3 बेटों के साथ रहता था। एक बार ब्राह्मण ने अपने तीनों बेटों के बुलाया और कहा कि हमारे तालाब के लिए एक कछुए की जरूरत है। कल तुम तीनों समुद्र के पास जाकर वहां से कछुआ पकड़ कर ले आना। तीनों ने हाँ कर दी और दूसरे दिन तीनों माता पिता का आशीर्वाद लेकर समुद्र की ओर चल पड़े। वहाँ तीनों काए एक बड़ा सा कछुआ दिखाई दिया, लेकिन तीनों में से कोई भी उसे उठाने के लिए तैयार नहीं हुआ। उनमें से सबसे बड़ा भाई बोला, मैं कछुए को नहीं उठाऊंगा,
इससे बहुत गंदी बदबू आ रही है। दूसरे नबंद के भाई ने कहा, मैं भी इसे नहीं उठाऊंगा, मुझे भी इससे गंदी बदबू आ रही है। तीसरे नंबर के भाई की बारी आई तो उसने कहा, मैं भी इसे नहीं उठा सकता, मैं बहुत कोमल हूँ। तीनों में झगड़ा शुरू हो गया और यह मामला राज दरबार तक पहुँच गया। राजा ने कहा, इस प्रकार का मामला मेरी जिंदगी में पहली बार आया है, इसका न्याय मैं कल सुबह करूंगा। आज आप हमारे यहाँ मेहमान हैं, इसलिए भाईजन और आराम यहाँ पर ही कीजिए। यह बोलकर राजा ने तीनों को भोजन के लिए निमंत्रण दिया। सभी बड़े चाव से खाना खा रहे थे, लेकिन सबसे बड़े भाई ने नहीं खाया। राजा ने जब उससे पूछा तो उसने कहा, चावल में से श्मशान में जले हुए मुर्दे की बदबू आ रही है। राजा ने इस बात का पता किया तो मालूम हुआ कि चावल किसी श्मशान के पास के खेत से लाए गए हैं। यह देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सभी लोग खाना खाकर शाम को संगीत सुनने के लिए बैठ गए। तब दूसरे नंबर के भाई ने राजा से निवेदन किया कि वो मृदंग बजाना चाहता है। राजा की आज्ञा से वो गायिका के पास जाकर जैसे ही बैठा तो तुरंत खड़ा होकर दूर बैठ गया। राजा ने खड़े होने का कारण पूछा तो दूसरे नंबर के भाई ने कहा, गायिका से बकरी के दूध की बदबू आ रही है और वो मुझे पसंद नहीं है। जब राजा ने इस बात का पता किया तो मालूम चला कि बचपन में गायिका को बकरी का दूध दिया जाता था। राजा एक बार फिर खुश हो गया। इसके बाद सभी लोग सोने के लिए चले गए। दोनों भाई आराम से सो गए, लेकिन सबसे छोटे भाई को नींद नहीं आ रही थी। राजा ने अपने एक सेवक को आदेश दिया कि जाकर तीनों को देख आओ कि वे सोए या नहीं। सेवक गया तो उसने देखा कि सबसे छोटे भाई को छोड़कर बाकी दोनों सो गए हैं। सेवक ने यह समाचार राजा को दिया और राजा इसका कारण जानने के लिए खुद वहां पहुंच गया जहां तीनों सो रहे थे। राजा को देखकर तीनों उठ बैठे। राजा ने सबसे छोटे वाले भाई से पूछा, आपको नींद क्यों नहीं आ रही? तब वह बोला, मुझे इस बिस्तर पर कुछ चुभ रहा है। यह सुनकर सेवक ने तीनों के बिस्तर की छानबीन की तो उन्हें कुछ नहीं मिला। तब सबसे छोटे भाई ने सभी बिस्तर को अलग किया और वहां पर एक बाल था। उसने अपना कुर्ता उतारा। सबने देखा कि उस बाल का निशान उसकी पीठ पर बना हुआ था। राजा यह देखकर हैरान हुआ और खुश भी। दूसरे दिन राजा ने न्याय के लिए तीनों को बुलाया। उसने सबसे छोटे वाले को इनाम दिया और बाकी दो को कुछ सोने के सिक्के दिए। राजा ने कहा, आप तीनों में अलग अलग खूबी है और मैं आप तीनों से बहुत खुश हूँ। मैं अपने सैनिकों को भेजकर कछुआ आपके घर भिजवा दूंगा। इतना कहकर बेताल ने विक्रम से पूछा, बताओ तीनों भाइयों में से सबसे अधिक सुकुमार कौन था? तब विक्रम बोला, सबसे छोटा भाई, क्योंकि हो सकता है कि दोनों बड़े भाइयों ने अपने सुकुमार होने का दिखावा किया हो, लेकिन सबसे छोटा भाई कितना सुकुमार है यह तो राजा ने खुद आंखों से देखा। विक्रम का सही जवाब सुनकर बेताल ने उसकी तारीफ की और अपनी शर्त के अनुसार वापस पेड़ पर जाकर लटक गया। कहानी से सीख, कभी भी उन गुणों को उजागर नहीं करना चाहिए जो हम में नहीं है।